वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 3D एनालॉगस की 4D और 5D एनालॉगस से तुलना। कहने का मतलब 3D जो एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना 4D और 5D से हमें करनी है। और आपके जो सेकंड यूनिट है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछा ही जाता है। कहने का मतलब जो मैंने आपको इसके अंदर 4-5 पॉइंट पढ़ाए हैं उन पॉइंटों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए। यदि आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वापस से वीडियो को देखिए, आपके जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कल हमने कंप्लीट किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहते कैसे हैं। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में से उसके मेटल को छोड़कर अन्य आयनों को उनके आयनों के साथ हटा दिया जाए, उनके चार्ज के साथ हटा दिया जाए, तो मेटल के ऊपर जो शेष आवेश बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन बात करें हम संक्रमण तत्वों की 3D 4D और 5D की, तो इनमें ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही पाई जाती है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है? इनमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, धनावेशित ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि 3D एलिमेंट्स जो होते हैं उन 3D एलिमेंट्स में क्या होता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और 4D और 5D जो एलिमेंट्स हैं उन 4D और 5D एलिमेंट्स में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात की कि यदि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है तो वह स्थायी नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। और जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व के लिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वहां पर क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसका मतलब वह ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो स्वयं का तो अपचयन कर दें, स्वयं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें लेकिन किसी और का ऑक्सीकरण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व, मैग्नेटाइजेशन। ये चुंबकत्व क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, जो चुंबकत्व होता क्या है, चुंबक क्या होती है। हम जानते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है N ध्रुव और एक S ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं, एक तो N ध्रुव और एक S ध्रुव। यदि समान ध्रुव एक दूसरे के पास आ जाएं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और यदि असमान ध्रुव एक दूसरे के पास आ जाएं तो वहां पर आकर्षण बल लगता है। ये चीजें तो हम जानते हैं। ठीक है, यदि चुंबक को हम देखें तो चुंबक को हम जानते हैं वह एक काला पत्थर के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकत्व की बात हमें इस हिसाब से नहीं करनी कि N ध्रुव है कि S ध्रुव। यहाँ पर हमें देखना है कि वह पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से हमारा तात्पर्य है कि अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब यदि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो ऐसे पदार्थ पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, कहने का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ऐसे पदार्थ डायामैग्नेटिक कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। वापस से सुनिए, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होता है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगे कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय हैं, कौन से प्रतिचुंबकीय। किन में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और किन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे। यदि हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कब तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और कब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। जिन लिगेंडों के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, और जिनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा उन्हें हम क्या कहेंगे। वो सारी चीजें हम चुंबकत्व में देखने वाले हैं। देखना क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है और किसमें नहीं है। ये क्या होता है, इसका चुंबकत्व होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कि वह पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम अब की बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5D नहीं। आपको 5D कोर्स नहीं समझना है, 3D 4D 5D ऐसे नहीं।
यहाँ पर 5 d ऑर्बिटल्स है। ये जो 1 2 3 4, चाहे आपको 3d हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, सब में ही 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये किसके ऑर्बिटल्स हैं? मेटल के। मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, खाली कक्षक पाए जाते हैं। जैसे ही लेगेंड इन पर अप्रोच करता है, अनंत से कोई लेगेंड आता है, लेगेंड आकर मेटल पर अप्रोच करता है। जैसे ही यहाँ पर लेगेंड आएगा, लेगेंड अप्रोच करेगा। देखिए, जैसे मान के चलो स्कैंडियम की बात की जाए, स्कैंडियम +2, यहाँ पर स्कैंडियम की बात ना करके टाइटेनियम +2 की बात की जाए तो D2 विन्यास है। हम जानते हैं कि ये आपका नाविक है, ये पहला कोष मान के चलो, ये टाइटेनियम का बाह्यतम कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, माना यह टाइटेनियम का क्या है? बाह्यतम कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कोई लेगेंड यहाँ पर अप्रोच करता है टाइटेनियम पर। किस पर अप्रोच करता है? टाइटेनियम पर अप्रोच करता है। जब यह लेगेंड टाइटेनियम पर अप्रोच करेगा तो लेगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। वापस से समझिए, यहाँ पर मान लिया हमने टाइटेनियम का बाह्यतम कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। हालांकि बाह्यतम कोष ऐसा नहीं होता 1s2 2s2 2p6 कई कोष आते, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि इसको हम मान रहे हैं कि यह बाह्यतम कोष है। इस बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं D2 वाले। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? ये जो लेगेंड के इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण जो 5d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, इन दोनों में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि ये 5d ऑर्बिटल 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये जो 5d ऑर्बिटल हैं, ये 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। एक तो हाई एनर्जी वाले Eg ऑर्बिटल और दूसरा होता है लोअर एनर्जी वाले T2g ऑर्बिटल। कौन से? लोअर एनर्जी वाले T2g ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाले Eg ऑर्बिटल। Eg और T2g दोनों के मध्य का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है? इसे डेल्टा कहा जाता है। देखिए बच्चों, आपको देखना क्या है? 5d ऑर्बिटल, लेगेंड अप्रोच कर रहा है, लेगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में रिपल्सन हुआ। दोनों के मध्य में रिपल्सन होने पर इनका क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गया। अब एक बात समझिएगा कि ये स्प्लिटिंग डिपेंड किस पे करती है? यदि मेटल और लेगेंड है, इन मेटल और लेगेंड के बीच में कम रिपल्सन है। कैसा है? इन मेटल और लेगेंड के बीच में रिपल्सन का मान कम है, तो रिपल्सन का मान कम होने पर मान के चलिएगा कि स्प्लिटिंग भी क्या होगी? यहाँ पर कम ही होगी। ऐसा होता ही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन और लेगेंड है, इन दोनों के मध्य में रिपल्सन का मान कम है, तो रिपल्सन का मान कम होने पर विपाटित कम होगा। यदि रिपल्सन का मान बहुत ज्यादा है तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, कहने का मतलब मेटल और लेगेंड के जो बीच में इंटरेक्शन है, मेटल लेगेंड इंटरेक्शन का मान जितना ज्यादा होगा, इनके मध्य के रिपल्सन का मान जितना ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्प्लिटिंग सीधा सीधा डिपेंड करती है मेटल लेगेंड इंटरेक्शन पर। मेटल लेगेंड इंटरेक्शन यदि ज्यादा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लेगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में यदि रिपल्सन ज्यादा है, तो रिपल्सन के ज्यादा होने पर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो डेल्टा का मान अधिक होगा। क्या होगा? डेल्टा का मान अधिक होगा। यदि स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल्टा का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि Eg और T2g दोनों के डिफरेंस को ही हमने क्या बोला है? डेल्टा बोला है। क्या बोला है यहाँ पर? इसको ही हमने क्या बोला है? डेल्टा बोला है। तो हमें देखना कुछ नहीं है, केवल क्या देखना है? हर चीज में जब भी आप डेल्टा की बात करोगे, हर चीज के लिए हमें देखना है मेटल लेगेंड इंटरेक्शन, कि मेटल लेगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि मेटल लेगेंड के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि मेटल लेगेंड के बीच में इंटरेक्शन का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेटल लेगेंड के बीच में इंटरेक्शन का मान कम होने पर आपको ये मान के चलना है कि वहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो हमारे समझ में आई स्प्लिटिंग की बात। अब आगे देखिए, ये जो डेल्टा का मान है वो किस प्रकार से इफेक्ट होता है? डेल्टा का हमें कैसे पता लगे कि डेल्टा का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए, डेल्टा का मान डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर है लेगेंड फील्ड। कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है लेगेंड फील्ड, लेगेंड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेगेंड फील्ड की बात करें तो लेगेंड होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लेगेंड, या हम कह सकते हैं प्रबल लेगेंड, और इसके अलावा होता है वीक लेगेंड, जिसे हम कहते हैं दुर्बल लेगेंड। अब देखिए, प्रबल लेगेंड कौन से होते हैं और वीक लेगेंड कौन से होते हैं, ये चीज देखिए। पहले तो मैंने क्या बोला कि जो स्प्लिटिंग है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला तो है लेगेंड फील्ड।
लेगेंड क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीकरण अवस्था, कि मेटल के ऊपर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है उस पर डिपेंड करेगा। और लास्ट क्या है आपकी, आवर्त सारणी में जो मेटल है वो 3D की है, 4D की है, 5D की है। ये तीन चीज, इन तीन चीजों के ऊपर किसका मान डिपेंड करेगा, डेल्टा का मान डिपेंड करेगा। किसका मान डिपेंड करेगा, डेल्टा का मान डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लेगेंड फील्ड। लेगेंड फील्ड या लेगेंड क्षेत्र की बात करें तो लेगेंड होते हैं दो प्रकार के। एक लेगेंड तो होता है स्ट्रॉन्ग लेगेंड, जिन्हें हम प्रबल लेगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल लेगेंड भी कहते हैं। दूसरा जो लेगेंड है वो होता है वीक लेगेंड, जिन्हें हम दुर्बल लेगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, दुर्बल लेगेंड भी कहते हैं। अब प्रबल लेगेंड किन्हें कहेंगे और दुर्बल लेगेंड किन्हें कहेंगे। यहां पर बात हो रही है डेल्टा की स्प्लिटिंग की। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब जो ज्यादा क्या करे, यहां पर स्प्लिटिंग करे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हो रहा है। प्रबल लेगेंड से मतलब है कि लेगेंड स्ट्रॉन्ग रिपल्सन कर रहा है। दुर्बल लेगेंड से मतलब है कि लेगेंड क्या कर रहा है, वीक रिपल्सन कर रहा है। ठीक है, देखिए प्रबल लेगेंड क्या है, जैसे मान के चलो ये कोई मेटल है, ऐसे लेगेंड जो आसानी से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर दें, ऐसे लेगेंड प्रबल लेगेंड होते हैं। कहने का मतलब जो आसानी से डोनेट कर देंगे तो मेटल लेगेंड का इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा। मेटल लेगेंड का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब मेटल लेगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ऐसे लेगेंड जो कि डी ऑर्बिटल्स को अधिक अंतर से विभाजित करें, जिसमें डेल्टा का मान ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल लेगेंड कहते हैं। वापस से समझिए, प्रबल लेगेंड से मतलब क्या है, ऐसे लेगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल लेगेंड। और दुर्बल लेगेंड मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करे, नखरे करे कि मैं ना दूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दुर्बल लेगेंड मतलब वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, प्रबल लेगेंड मतलब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है तो ये लेगेंड मेटल के साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्शन कर रहा है, मेटल लेगेंड इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं। मेटल लेगेंड के इंटरेक्शन बढ़ने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन और लेगेंड के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है। जब रिपल्सन बढ़ रहा है तो डेल्टा का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि स्ट्रॉन्ग लेगेंड होने पर डेल्टा का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है, डेल्टा का मान बढ़ता है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग लेगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। ठीक है, दूसरी बात, हम दुर्बल लेगेंड की बात करें तो देखिए दुर्बल लेगेंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देने में क्या करे, नखरे करे, वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, दुर्बल लेगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे लेगेंड दुर्बल लेगेंड कहलाते हैं। इन लेगेंडों की बात की जाए तो लेगेंड जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो मेटल लेगेंड के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। कहने का मतलब मेटल लेगेंड इंटरेक्शन का मान क्या हो जाएगा, कम। और जब मेटल लेगेंड इंटरेक्शन का मान कम हो जाएगा तो डेल्टा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब कोई दुर्बल लेगेंड होगा तो डेल्टा का मान क्या होगा, वहां पर कम होगा। डेल्टा का मान कम होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन, स्ट्रॉन्ग लेगेंड में तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और वीक लेगेंड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। देखिए, आया समझ में। अब ये युग्मन और अयुग्मन से क्या मतलब है, युग्मन और अयुग्मन से ये मतलब हमारा देखिए कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हुई। ये ईजी ऑर्बिटल और ये क्या है आपके T2G ऑर्बिटल्स है। कौन से ऑर्बिटल हैं, T2G ऑर्बिटल है। युग्मन और अयुग्मन से क्या मतलब है, जैसे मान के चलो D4 विन्यास है, यदि इसके युग्मन की बात की जाए तो देखिए 1 2 3, यदि इनका युग्मन ना हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा ईजी में। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, ईजी में। इसका विन्यास क्या हो गया, T2G3 और EG1। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाए तो यह इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में नहीं जाएगा, इसका यहीं पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब विन्यास क्या हो गया, T2G4। क्या हो गया, T2G4। तो यहाँ पर प्रबल लेगेंड के प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रह गई, कम रह गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह गई। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान चलो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का मान होता है 1/2। क्या होता है, +1/2। चूंकि ये स्पिन और ये स्पिन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका मान भी +1/2। टोटल स्पिन क्या हो गई, 1। टोटल स्पिन क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, लेकिन यदि यह इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चला जाए तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। चारों की स्पिन समान है तो चारों के लिए +1/2 +1/2 +1/2 +1/2। टोटल स्पिन कितनी हो गई, 2। कहने का मतलब जब दुर्बल लेगेंड है तो स्पिन का मान 2 है, इसलिए इसे कहते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर स्पिन का मान क्या आता है, ज्यादा आता है। किसकी प्रेजेंस में, दुर्बल लेगेंड की प्रेजेंस में। लेकिन प्रबल लेगेंड की प्रेजेंस में स्पिन का मान कम हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है लो
स्पिन कॉम्प्लेक्स। वापस से समझ लीजिए कि प्रबल लिगेंड के द्वारा बनने वाले कॉम्प्लेक्सेज को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और दुर्बल लिगेंड के द्वारा बनने वाले कॉम्प्लेक्सेज को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों? तो यहाँ पर समझने के लिए क्या है, देखिए कि यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन युग्मित तो हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने क्या बोला अभी, प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन युग्मन होगा। क्या होगा? प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? युग्मन होगा। जब युग्मन हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ स्पिन होती है। भाई अपन जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ, लेकिन कब? जब दोनों की दिशा विपरीत है। यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा समान है तो सबके लिए क्या होगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? 1। स्पिन जो होगी 1 होगी, लेकिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब हुआ? जब प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में डेल्टा का मान ज्यादा, क्योंकि मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, इसके कारण स्पिन का मान कम रह जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब प्रबल लिगेंड के द्वारा बनने वाले कॉम्प्लेक्सेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज कहलाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता दुर्बल लिगेंड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे? आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिन है उसका मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमारे पास 3 निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा का मान ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। दूसरा, यदि दुर्बल लिगेंड होगा तो डेल्टा का मान कम होगा। किसका? डेल्टा का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन इजीली निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल लिगेंड है और कौन सा लिगेंड दुर्बल लिगेंड है। तो उसके लिए मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं? इस सीरीज को कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हम बताते हैं आपको, हालांकि पूरी सीरीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊं ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की यदि मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक मेन खासियत है कि यहाँ पर जो कार्बन वाले जितने भी लिगेंड हैं, ये कार्बन वाले सारे के सारे लिगेंड प्रबल लिगेंड की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति? ये सारे के सारे लिगेंड जो होते हैं वो प्रबल लिगेंड की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन वाले कौन कौन से लिगेंड हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रबल, Cn माइनस, C6H5 माइनस, इसके बाद है आपका CH3 माइनस। ये क्या है? आपके कार्बन वाले लिगेंड है। इसके बाद नाइट्रोजन वाले लिगेंड NO2 माइनस, बाइपिरिडीन, En लिगेंड, En मतलब इथाइलिन डाइएमीन। अब ये लिगेंड कौन कौन से वो सारे आपको मैं बता चुका हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यही कारण था कि मैंने आपको पहले क्या बताई? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताई, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आए कि कैसे तो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्प्लिट होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर लिगेंड क्षेत्र चलता है। देखिए अब CO, Cn माइनस, C6H5 माइनस और CH3 माइनस, ये सारे किसके लिगेंड है? कार्बन के लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? ये कार्बन के लिगेंड है। उसके बाद बात करें हम NO2 माइनस, BPy माइनस, En और En के बाद NH3Py और NH2 माइनस। कौन सा? NH3 प्रीडीन लिगेंड और NH2 माइनस का लगभग क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? NH2 माइनस NH3 और Py का लगभग क्या होता है? बराबर होता है। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा कार्बन के लिगेंड। उसके बाद बात करें हम नाइट्रोजन के लिगेंड। किसके लिगेंड? नाइट्रोजन के लिगेंड। ठीक है, तो आपको तो इतना ही पर्याप्त है, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद आप एक चीज़ और याद रख लीजिए कि इसके बाद यदि बात करूँ तो ऑक्सीजन के लिगेंड, और इसके बाद सबसे दुर्बल जो होते हैं वो होते हैं हेलोजन लिगेंड। कौन से लिगेंड? हेलोजन लिगेंड। कौन कौन से? F, Cl, Br और I। ये क्या होते हैं? आपके दुर्बल लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि CO, Cn, C6H5 माइनस और CH3 ये क्या है? कार्बन के लिगेंड सारे प्रबल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के जितने भी लिगेंड हैं वो सभी की सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड होते हैं। कहने का मतलब जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में कार्बन का लिगेंड दिखाई दे,
जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में कार्बन का लिगेंड CO, CN- आदि दिखाई दें तो वहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? प्रबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? प्रबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रबल लिगेंड उपस्थित है। प्रबल लिगेंड उपस्थित होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। लेकिन यदि दुर्बल लिगेंड प्रेजेंस है FCl, Br और I, इस प्रकार के लिगेंड प्रेजेंस होने पर वहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे? बनने वाले कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे आपके लिए दुर्बल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट की बात हुई जिसमें आपको केवल याद क्या रखना है कि प्रबल लिगेंड है तो डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान ज्यादा, और दुर्बल लिगेंड है तो डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान कम। कारण मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, क्योंकि प्रबल लिगेंड है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा होंगे और दुर्बल लिगेंड है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम होंगे। ठीक है। ये किसकी बात हुई? ये बात हुई लिगेंड फील्ड की। किसकी बात हुई? लिगेंड फील्ड की। अब देखिए सेकंड कारण जो है वो सेकंड कारण है धातु आयन पर आवेश। क्या है? धातु आयन पर आवेश, सेकंड कारण। ठीक है। यहां से क्या है? देखिए कि ऐसी कोई धातु है जिस पर हाई आवेश पाए, जैसे M+5 के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है। यहां पर लिगेंड दुर्बल है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। देना तो चाहता है, दुर्बल भी देना चाहता है, प्रबल भी देना चाहता है, लेकिन दुर्बल कम देना चाहता है। लेकिन मेटल पे इतना ज्यादा चार्ज उपस्थित है कि ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर खींच सके। ठीक है। जब ये मेटल अपनी ओर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले पाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़े या घटे? मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ गए, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ गए। लेकिन यदि यही मेटल +2 के रूप में है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, हालांकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो देगा पर ये कैसा इंटरेक्शन होगा? दुर्बल इंटरेक्शन होगा, और मेटल लिगेंड इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। दो स्थितियां आपके सामने, एक तो दुर्बल ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन कम। ऑक्सीडेशन स्टेट का मान जितना ज्यादा होगा, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को पकड़कर क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मान जितना ज्यादा हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का मान ज्यादा होने पर मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मान ज्यादा होने पर मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, और जब मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गए मतलब डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान बढ़ गया। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होने पर इंटरेक्शन कम होंगे, इसलिए डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान कम हो गया। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? धातु आयन पर आवेश में इसमें आपको याद रखना है कि जितना मेटल पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहां पर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ेंगे, और मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बढ़ने पर क्या होगा? सीधा सीधी बात है कि मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बढ़ने पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, डी ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग एनर्जी में टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेल ऑक्टाहेड्रॉन का मान कम हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर है धातु की आवर्त सारणी में स्थिति। क्या है तीसरा फैक्टर? धातु की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है कि वह 3D एलिमेंट है या यह 4D एलिमेंट है या यह 5D एलिमेंट है। ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि 3D, 4D और 5D जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज का मान क्या होता है? बढ़ता है। हालांकि 4D और 5D के साइज का मान लगभग बराबर रहता है, लेकिन 3D की तुलना में 4D और 5D के साइज का मान बढ़ता है। मान के चलो 3D में ऑर्बिटल्स इतने बड़े हैं, लेकिन 4D के साइज का मान बढ़ गया, इसलिए ऑर्बिटल का साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो दो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में रहने चाह रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित होना चाहता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाहता है तो यदि उसके पास कम स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो जाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ऑर्बिटल्स बड़े हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी काम आती है उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों को युग्मत करने के लिए, उन्हें पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन तो हो रहा है, हमें रिपल्सन के विपरीत क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा तो अस्थायी हो जाएंगे,
रिपल्सन के विपरीत ऊर्जा लगानी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए। अब यदि छोटा ऑर्बिटल है तो हमें ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनके विपरीत लगने वाली ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्रोसेस एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी प्रोसेस हो जाएगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन यदि ऑर्बिटल बड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होने के कारण ऊर्जा जो कॉम्प्लेक्स है वो कम ऊष्मा शोषी होगा। कैसा होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कम ऊष्मा शोषी होगा, हमें उसके विपरीत कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज़्यादा हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसे अब वापस से समझिए सरल कॉन्सेप्ट में। दो इलेक्ट्रॉन एक साथ यदि पाए जाएं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के विरुद्ध में यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का मान कम है, ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित ही नहीं होगा, कहाँ पहुँच जाएगा? हाई एनर्जी में पहुँच जाएगा। लेकिन यदि ऑर्बिटल का मान बड़ा है, ऑर्बिटल का मान बड़ा है, तो इन दो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए क्या जगह मिल गई, इसलिए रिपल्सन का मान कम हो गया। कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होगा, हमें इसके विपरीत रिपल्सन के विपरीत जो ऊर्जा लगानी है वो कम लगानी पड़ेगी, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा? स्थायी होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3D कॉम्प्लेक्स है वो तो ओनली डिपेंड करता है लिगेंड पर, कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है? प्रबल होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दुर्बल होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन 4D और 5D के लिए बात करें, इनकी साइज होती है बड़ी। इनकी साइज क्या होती है? बड़ी। तो वो किस पर भी डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड भी करेंगे किस पर? पेयरिंग एनर्जी पर। अब देखिए, दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गए। यदि किसी आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे जाएं तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बढ़ने के कारण, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बढ़ने के कारण क्या होगा? यहाँ पर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ा और मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के कारण क्या होगा? वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के कारण डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका मान? डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्लस जो 4D सीरीज और 5D सीरीज है, ये क्या होते हैं? इनमें हाई ऑक्सीडेशन, 4D और 5D में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और हम जानते हैं ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी वहाँ पर स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने अभी सेकंड पॉइंट में ही पढ़ी है ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी वहाँ पर स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं 4D और 5D में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 4D और 5D में। कल की क्लास में हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है, तो 4D और 5D में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और हाई ऑक्सीडेशन की स्टेट की उपस्थिति में जो d ऑर्बिटल है वो ज़्यादा अंतर से टूटेंगे, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने दो तरह के कॉन्सेप्ट आ गए। एक तो ये d ऑर्बिटल, इसमें स्प्लिटिंग हुई Eg, और ये T2g और ये Eg। अब हमने बात तो कर ली कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो नहीं हो, लेकिन कब तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और कब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इसके लिए दो चीज़ें काम करेंगी। एक तो डेल्टा का मान, और दूसरा डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी। किसका डिपेंड करेगा? पेयरिंग एनर्जी। देखिए, यदि डेल्टा की बात की जाए, यदि डेल्टा की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से हमें उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना पड़ता है, और यदि डेल्टा का मान बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब डेल्टा में जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजा जा रहा है, ये प्रोसेस कैसी है? ऊष्मा शोषी। जब हम एनर्जी देते हैं तो वह प्रोसेस ऊष्मा शोषी, और जब एनर्जी बाहर निकलती है तो वह प्रोसेस ऊष्मा छेपी कहलाती है। ठीक है, यह प्रोसेस कैसी है? ऊष्मा शोषी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर दें? युग्मन कर दें। इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या काम कर रहा है? रिपल्सन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रिपल्सन काम कर रहा है। रिपल्सन के कारण कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो जाता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन का हम युग्मन करें, इसके लिए हमें कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने के लिए पेयरिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। और हमें जो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। भाई कोई चीज़ युग्मित होना ही नहीं चाह रही है लेकिन हम उसे युग्मित करना चाह रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होना चाह रहे लेकिन हम उसे युग्मित करना चाह रहे हैं,
तो उनके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। हमने इन्हें युग्मित करने के लिए एनर्जी लगाई, जब इन इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए एनर्जी लगाई जा रही है, इसका मतलब यह प्रोसेस भी कैसी है, एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यह प्रोसेस भी ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, यह प्रोसेस भी एंडोथर्मिक। हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस ऊष्माशोषी प्रोसेस के लिए कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो जाता है। जब भी हम ऊष्मा देते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अस्थायी होता है। अब बात आती है कि इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट को हम अपनाएं, कि हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएं या इलेक्ट्रॉन का युग्मन करें। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस कम ऊष्माशोषी है, क्योंकि ज़्यादा ऊष्माशोषी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा अस्थायी कर देगी और कम ऊष्माशोषी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स को स्थायी रखेगी, क्योंकि वह कम अस्थायी करेगी। मतलब दूसरे कॉम्प्लेक्स जिसमें ऊष्माशोषी ऊर्जा का मान ज़्यादा है उसकी तुलना में वह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ से हमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर करने तो भी प्रोसेस ऊष्माशोषी, और इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में भेजना तो भी प्रोसेस ऊष्माशोषी। हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी है, हमें वो प्रोसेस फॉलो करनी है जिसके लिए कम एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, हमें कम ऊर्जा लगानी पड़े, वह प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि जितनी कम ऊर्जा लगाएंगे वह प्रोसेस उतनी कम एंडोथर्मिक होगी और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्थायी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब किस प्रकार से हम पेयरिंग एनर्जी को और डेल्टा को देखते हैं कि डेल्टा ज़्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, वो हम किस प्रकार से देखते हैं, ये सारी बातें करते हैं हम कल की क्लास में।